मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग फार्मेसी एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन सेंट्रल रजिस्टर के बारे में पढ़ चुका था, पीसीआई के बारे में पढ़ चुका था। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो अब दोनों में अंतर क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो नाम से ही पता चलता है, स्टेट मतलब किसी एक जगह का, पर्टिकुलर स्टेट का फार्मेसी काउंसिल। क्योंकि अगर एक सिर्फ पीसीआई होगा तो क्या होगा कि हर एक स्टेट का वो जितने भी रजिस्ट्रेशन है या और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, वो सारा इवेल्युएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर एक स्टेट में एक फार्मेसी काउंसिल होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं फार्मासिस्ट का, वो वहां पे होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे काम स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होते हैं। ये तो हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल जान गए। उसके बाद एक और चीज होता है ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसमें क्या होता है कि जो दो या तीन अलग अलग स्टेट को मिला के एक ज्वाइंट रूप से एक ही फार्मेसी काउंसिल होता है, जो तीनों राज्य का या दोनों राज्य का फार्मेसी काउंसिल चलाता हो। तीनों राज्य का अगर तीन का है या दो का है, तो वहां के जितने फार्मासिस्ट हैं, जो भी काउंसलिंग होना है, वट एवर रजिस्ट्रेशन होना है, वो एक ही जगह पे होगा। दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो अब हम जानेंगे कि इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो भी होगा, वो क्या होगा कि उसी स्टेट का होना चाहिए। ये प्राइम है वहाँ का कि उसी स्टेट का होना अनिवार्य है। तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी वैसे ही मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे हमने पीसीआई मेंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो 6 मेंबर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसी एक स्टेट का रहे और इलेक्शंस के तहत होते हैं। दूसरे 5 मेंबर्स क्या है कि जिसमें कि 5 मेंबर्स होते हैं जो, जिनमें से कि कुछ फार्मासिस्ट का होना चाहिए या एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर टीचर्स। टीचर होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, फार्मेसी या डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी फार्मासिस्ट टीचर होना चाहिए, या अदर टू कोई डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए या रजिस्टर्ड फार्मेसी होना चाहिए। एक हमारा अदर देन फार्मासिस्ट होता है, दैट इज द मेंबर ऑफ एमसीआई, रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है, जो कोई एमसीआई का मेंबर्स होता है। और यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं कि जो उस पद पे हैं उस एक साल के लिए, उस दौरान, तो वो ऑटोमेटिक इसके मेंबर्स हो जाते हैं। उसको हम लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बोलते हैं, वो पदेन मेंबर्स होते हैं। तो ये कौन कौन है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर उसी स्टेट का होना चाहिए, ऑफिसर इन चार्ज ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, और गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेंबर्स हो गए। अब ज्वाइंट स्टेट के मेंबर्स कैसे बनेंगे? हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा राज्य मिल के अपना बनाता है, तो किस राज्य का कितना होना चाहिए ये भी डिफाइंड वे में है। ऐसा नहीं कि सब लड़ने लग जाए, एक ही राज्य का सभी मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स हो जाए और बाकी का नहीं रहे, ऐसा नहीं है। तो सभी पार्टिसिपेटिंग जितने भी स्टेट हैं, दो है, तीन है, वटेवर जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट है, उन सभी का मेंबर्स होना चाहिए। उसके लिए भी क्राइटेरिया है। तो क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी एक स्टेट का 3 मेंबर से कम या 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट है, मान लीजिए बगल बगल का 3 राज्य है, तीनों का एक ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, तो तीनों में तीनों का खुद का अलग अलग, तीनों का 3 मेंबर्स, एटलीस्ट 3 मेंबर्स और नॉट मोर देन 5 मेंबर्स होना चाहिए एग्रीमेंट के अनुसार। उसके बाद ये तो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसके क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा, 4 से कम। सभी जितने भी एग्रीमेंट कर रहे हैं स्टेट उस ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल के लिए, उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स होना चाहिए। और सभी एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट का एक एक मेडिकल काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। 3 राज्य है तो तीनों से एक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल का आदमी होना चाहिए, दैट इज डॉक्टर होना चाहिए। और तीनों स्टेट का एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होना चाहिए। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जैसे कि हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल का था, तो सेम यहाँ पे भी है। सभी राज्य का एक एक गवर्नमेंट लिस्ट खुद ब खुद होगा, ऑफिसर इन चार्ज ड्रग ऑर्गेनाइजेशन का होगा, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का होगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल ऑफिसर्स सभी का होगा। ठीक है, तो हम समझ गए। और अब स्टेट, इसमें क्या है कि स्टेट में सिंगल स्टेट रहेगा ज्वाइंट में,
ज्वाइंटली है तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट पार्टिसिपेट कर सकता है एक फार्मेसी काउंसिल के लिए, जिसको हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। मेंबर्स भी अलग होते हैं, सभी पार्टिसिपेटेड जगह का मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स हमने पढ़ लिया कि इलेक्टेड मेंबर्स 3 से ज्यादा, 5 से कम होना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स 2 से ज्यादा, 4 से कम होना चाहिए। और एक एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट का एक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल काउंसिल का एक आदमी होना चाहिए। और तीनों जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट है उन सभी का एक्स ऑफ रेशियो मेंबर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे तो चलिए खर्चा कौन करेगा। हाँ, खर्चा का बात आएगा तो खर्चा कौन करेगा। जो स्टेट में तो ठीक है, स्टेट वाला अपना कर लेगा, लेकिन ज्वाइंट स्टेट का कैसे होगा, तो कंबाइन डिवाइडेड होता है। जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट स्टेट है उतने नंबर में वो डिवाइडेड हो जाते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी में डिवाइडेड हो जाते हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी जो भी एग्रीमेंट हुआ, कुछ भी खर्चा हुआ, सभी राज्य जो भी एग्रीमेंट में साइन किया है ज्वाइंट स्टेट का, सभी में बराबर रूप से बट जाता है। अब इसका कैजुअल वैकेंसी क्या होगा, तो ये जैसे पीसीआई में हमारा होता है, एज इट इज हमारा स्टेट में भी होगा और ज्वाइंट स्टेट में भी होगा कि नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स 5 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं या इलेक्टेड होते हैं। अगर वो रिजाइन करेगा तो किसको करेगा, तो प्रेसिडेंट को करेगा। अगर वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में एब्सेंट होता है तो वो खुद ब खुद उसको अपना सीट वैकेंट करना पड़ेगा। अगर 3 दिन लगातार विदाउट रीजन, कोई रीजन है, उसने मेडिकल दे दिया या पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, देन इट्स ओके। लेकिन अगर कोई भी प्रियर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लगातार 3 मीटिंग में नहीं गया, तो उसका जो वैकेंसी है, उसका जो सीट है ऑटोमेटिक वैकेंट हो जाएगा। और जो रेस्ट पीरियड है, 5 साल में जो रेस्ट पीरियड बच गए, उसके लिए कोई और मेंबर्स के लिए अगर नॉमिनेटेड है तो नॉमिनेट होंगे, अगर इलेक्टेड है तो फिर से उसका इलेक्शन होगा। ओके, अगर कोई भी इस टाइप के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वो जिस मेंबर पद पे है उस पद को वैकेंट किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही कोई मर गया तो फिर से उसके जगह पे इलेक्शंस होगा। अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स मरा है तो उस जगह पे नॉमिनेशंस होगा। ठीक है, और वो मेंबर्स एज पर पीसीआई, जैसे पीसीआई में होता है कि फिर से री नॉमिनेशंस के लिए हो सकता है, फिर से री इलेक्शंस में जा सकता है। मतलब वो अभी बार बार इलेक्शन लड़ सकता है, बार बार उसका नाम नॉमिनेशंस में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए आपने आ गया उसके बाद आपके बैन लग जाएगा। ओके, अब उसके जो स्टाफ है उसको क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, ये हम जानेंगे। तो ये पूरा सेंक्शन हमारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट काउंसिल्स जो भी है अपॉइंट करता है एक रजिस्ट्रार। और ये रजिस्ट्रार क्या है कि सिर्फ रजिस्ट्रार नहीं रहता, वो सेक्रेटरी का भी काम करता है और ट्रेजरर का भी काम करता है। ट्रेजरर मतलब कोषाध्यक्ष, मतलब जो भी पैसे का देखभाल करता है उसके। तो स्टेट काउंसिल जब भी बना उसके 4 साल तक के लिए ये बनते रहता है। तो ये दोनों काम करता है रजिस्ट्रार जो करता है। उसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट हो जाए ऑफिसर्स का या फोर्थ ग्रेड स्टाफ्स का, सभी का कितना रिनमरेशन होगा, कितना अलाउंसेस होगा, वो सभी फिक्स होते हैं। सभी मेंबर्स लोग बैठ के इस पर डिसीजन लेते हैं। ओके, उसके बाद इंस्पेक्टर्स आता है, उसके कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो स्टेट इंस्पेक्शन होते हैं, तो उसका क्या क्या है, तो कोई भी प्रीमिसेस जहाँ पे दवाई कंपाउंड हो रहे हैं या डिस्पेंस हो रहे हैं वहां पे विजिट कर सकता है। इस रिगार्डिंग किसी भी आदमी को इंक्वायर कर सकता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या नहीं है। अगर उसको कोई भी इंटरवीन कर रहा है चेकिंग में, तो उस आदमी के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है। तो ये सब उसके पावर है। ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो आपको जितना इजी लगता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट बेसिकली क्या होता है, आफ्टर डिप्लोमा या आफ्टर डिग्री आप क्या करते हैं कि सिंपल सिंपल वे में अभी आप जो करवाते हैं वो क्या होता है कि आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल जाएंगे, जहाँ पे भी होगा अपना आप वहाँ पे एक फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म भरे, आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। पर इतना ये इजी प्रोसीजर नहीं है जितना दिखता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जनरली एक क्राइटेरिया है आपका कि आप डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा अगर है तो आपके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 मंथ्स का हॉस्पिटल ट्रेनिंग का।
उसके बाद वो उसको वेरीफाई करती है, आपके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उसको चाहिए, 10th 12th एवरीथिंग, आधार कार्ड, एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशंस क्या है इस रजिस्ट्रेशन के लिए, एवरीथिंग। उसके बाद क्या होता है कि वो उसको वेरिफिकेशन करती है, कहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो उसको इन्फॉर्म करती है। जैसे कॉलेज वाले को हमारे पास हमारे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन के लिए डाटा आता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ का कॉलेज का बच्चा है। देन आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप नवंबर 2022 में भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका वैलिडिटी 31 दिसंबर 2022 तक ही रहेगा, सिर्फ 1 महीने के लिए। या जैसा जनवरी में कराते हैं तो 31 दिसंबर दो लास्ट ईयर, जो भी ईयर में कराते हैं उसके लास्ट तक का वो वैलिडिटी वाला रहता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, हर साल उसका रेन्यूअल कराना पड़ता है, बार बार रेन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन का यही फॉर्मेट है, इसी चीज पे रजिस्ट्रेशन होता है। बट यहाँ पे क्या है कि अब रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो हो सकता है स्टार्टिंग में हुआ होगा, इंस्टेंट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमारा बना होगा, उस वक्त कैसे होता है। अभी तो आप बहुत पढ़ रहे हैं, तब तक आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल बहुत पहले बन चुका है। तो फर्स्ट रजिस्टर होता है, एक सब्सिक्वेंट रजिस्टर होता है। तो फर्स्ट रजिस्टर में कौन कौन नाम लिखाया, जो उसका पहला रजिस्टर बना। तो सबसे पहले जब कहीं स्टेट फार्मेसी काउंसिल बना होगा तो कैसे बना होगा, उसका कुछ कैसे प्रिपेयर हुआ होगा, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक ट्राइब्यूनल बनता है। तो ट्राइब्यूनल में कोई आदमी रहेगा। तो अब ट्राइब्यूनल में 3 पर्सन का एक यूनियन जनरेट होता है, एक रजिस्ट्रार होता है, उसको सेक्रेटरी भी बोलते हैं। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलता है गैजेटेड पेपर में कि आपको इस डेट में एक प्रिस्क्राइब फी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उस एक डेट में जिनका जिनका भी आया तो वो 3 आदमी उसको वेरीफाई करते हैं, अगर सटीक रहा है तो फर्स्ट रजिस्टर में उनका नाम आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया, अगर किन्हीं वजह से वो सही नहीं पकड़ाया तो नाम उसका नहीं आता है, लेकिन आपके पास चांस है 60 डेज कि आपको चांस मिले रहते हैं, आप फिर से रिप्लाई कर सकते हैं या आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट रजिस्टर जब आया था तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए ऑब्वियस। तो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में ऑब्वियस। दूसरा, कोई भी डिस्पेंसरी में कंपाउंडिंग करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, फार्मेसी में। फार्मेसी के अलावा अगर आप कहीं भी कंपाउंडिंग कर रहे हैं 3 साल तक, तब नाम आ सकता था पहले। या कोई भी पहले कंपाउंडर्स के लिए अलग पढ़ाई होता था, हालांकि अभी बंद हो चुका है। ये डिस्पेंसर्स के लिए पढ़ाई होता था, अब ये बंद हो चुका है। वो एग्जाम अगर आप पास कर चुके हैं, कोई स्टेट जान रहा है इसको कि ऐसा कोई एग्जाम था, हालांकि वो बंद हो चुका है, पहले होता था ये एग्जाम। तो वो अपने पास किया था, तब आपको उस वक्त आपका फर्स्ट रजिस्टर में एडमिशन मिल जाता आपको। या कोई भी हॉस्पिटल्स में अगर आप ड्रग डिस्पेंस किए होंगे 5 साल के एक्सपीरियंस में तो आपको मिल जाता। उसके बाद फर्स्ट रजिस्टर जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद सब्सिक्वेंट रजिस्टर आया, तो उसमें किसका किसका नाम आ सकता था। पहला जो रजिस्टर्ड फर्स्ट रजिस्टर में जिनका नाम नहीं आया तो सभी का नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में आना चाहिए। तो अब उनके पास क्या होना चाहिए, कोई दूसरे स्टेट का फार्मासिस्ट होना चाहिए, या कहीं और से ट्रांसफर कराना है तो आराम से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। या एटलीस्ट उसके पास डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा का या बी फार्मा का। ओके, उसके बाद अब स्पेशल क्राइटेरिया भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मेसी वाले हैं, कुछ अलग क्राइटेरिया भी हुए होंगे। अब ये ऐसा क्या क्राइटेरिया हुआ होगा, तो जो फर्स्ट रजिस्टर में जो पहले से बहुत पहले जो स्टार्टिंग में इनका बिजनेस चल रहा होगा फार्मेसी का, और श्योर उसी पे वो डिपेंडेंट होगा, या आजादी के समय वो पाकिस्तान में होगा, उसके बाद वो फिर इधर आ गया होगा, तो ऐसे लोगों का क्या होगा, तो वो सभी स्पेशल प्रोविजंस में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी देश के बाहर फार्मेसी चला रहा है तो उसके पास अकॉर्डिंग टू ये क्राइटेरिया तो है नहीं कि वो 12th किया है, फार्मेसी किया है, हो सकता है वहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया चलता हो। लेकिन अगर वो सिटीजन हमारे इंडिया का है और इंडिया से बाहर भी अपना प्रोफेशन काफी दिनों तक चला रहा था, बाद में उसको लगा नहीं हमको इंडिया में सेटल हो जाना चाहिए, तो अब उसके पास फार्मासिस्ट का डिग्री कहाँ से आएगा, तो वो फर्स्ट रजिस्टर्ड में अभी भी रजिस्टर्ड हो सकता है। दूसरा, जो वैसे जगह पे रहा हो जब वो इंडिया का पार्ट नहीं हो, बट अभी
इंडिया का पार्ट हो और वो सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो फर्स्ट रजिस्टर में एडमिशन होने के लिए, तो वो फर्स्ट रजिस्टर में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि मान लीजिए कोई भी आदमी है एक स्टेट में प्रोफेशन चला रहा है, डिस्पेंस कर रहा है, फिर वो दूसरे स्टेट में आया तो फिर भी वो ट्रांसफर तो आराम से करा सकता है, कहीं पे भी करा सकता है। तो ऐसे कुछ एक क्राइटेरिया है, बट बेसिकली स्पेशल क्राइटेरिया आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है ये एग्जाम में आएगा। और दूसरा क्या होता है कि फी लगता है, कितना फी लगता है, तो रेनुअल में काफी कम फी लगता है, लगभग हर स्टेट का अपना रहता है 150 या 200 बहुत हो गया वो रेनुअल में। बट ड्यूरिंग सर्टिफिकेट जब जनरेट करना होता है तो लगभग 150 सॉरी 1500 और 2000 इस टाइप के फी लगते हैं, प्रिस्क्राइब फी है। वो प्रिस्क्राइब फी जमा करेंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके, जिसका क्या बोलते हैं रेनुअल आपको हर साल कराना पड़ेगा। रेनुअल नहीं कराएंगे तो आपका नाम फार्मासिस्ट वाली लिस्ट से हट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रेनुअल कराएंगे जिस भी ईयर, तो फिर से आपका नाम आ जाएगा। अब आपका नाम कब कब रजिस्टर से हटता है, तो पहला, अगर आपने किसी साल रेनुअल का नाम भूल गए तो नाम हट जाता है। दूसरा, अगर आप किसी भी इनफेमस कंडक्ट के लिए गिल्टी पाए गए हैं, तो कोई भी ऐसा चीज किए जिसमें आपका नाम खराब होता है, तो उस एक चीज में आपका नाम हट जाता है। उसके बाद अब ऑफेंस, कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे तो क्या क्या सजाएं मिलेंगी, तो कुछ ना कुछ सजा तो मिलेगा ही। तो अगर आप फॉल्सली क्लेम करते हैं कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो इसके लिए आपको 500 रुपीज, अगर एक बार करते हैं तो 500, दोबारा से फिर करते हैं तो 1000 रुपीज विद 6 मंथ जेल हो सकता है। अगर कोई भी आदमी डिस्पेंस कर रहा है दुकान पे, अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कर रहा है, तो उसको भी सेम है कि पहले 6 मंथ के लिए जेल हो सकता है, या फाइन हो सकता है 1000 विथ 6 मंथ का जेल, ओके। तो ये हमारा फार्मेसी एक्ट था। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको इतना ही पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।